नमस्कार। मैं अपने दूसरे चैनल जो मेरे राष्ट्रीय चैनल हैं हर्ष की बात लाइव, हर्ष कुमार, वो जो मेरे दूसरे पॉलिटिकल चैनल हैं, उनके लिए अपने एक विश्लेषण की मैं तैयारी कर रहा था कि बंगाल के चुनाव के एग्जिट पोल्स आए हैं और भी एग्जिट पोल्स आए, इसे लेकर के मैं एक विश्लेषण की तैयारी कर रहा था कि अचानक ही दो चीज़ें मेरे सामने आई। मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने 30 अप्रैल को यानी कि 30 अप्रैल 2026 को, आप सब जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स जारी होती हैं हर 3 महीने के बाद। तो 30 अप्रैल को ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी जनवरी से लेके मार्च 2026 तक की जो बिजनेस रिपोर्ट हैं, बैलेंस शीट हैं, वो जारी की गई हैं। ये अच्छा तरीका होता है अपने लोगों तक, और ये सेबी का नियम भी है कि आपको अपनी बैलेंस शीट जारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके इन्वेस्टर्स को, आपके निवेशकों को, आपके शेयर होल्डर्स को यह पता लग सके कि कंपनी की माली हालत क्या चल रही है। अडानी की कंपनियों के, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, जितनी भी कंपनियां हैं, सभी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और सभी का मार्केट में इवैल्यूएशन बढ़िया चल रहा है। लेकिन अचानक ही हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पर एक बैलेंस शीट भेजी और उसमें उन्होंने कुछ चीजों को मार्क किया हुआ था, जैसे मार्कर से कर देते हैं, हाईलाइट किया हुआ था। उन्होंने कहा जरा ये देखिए कि ये क्या हो रहा है, आपकी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबर है। मैंने कहा कि है क्या ये? उन्होंने कहा कि ये एनडीटीवी की क्वार्टरली रिपोर्ट है जनवरी से मार्च 2026 की, और आप देखिए कि एनडीटीवी कितने घाटे में चल रहा है। मैंने कहा घाटे में चल रहा है यार, एनडीटीवी तो ठीक ठाक चल रहा था, अब तो 3-4 साल से अडानी चला रहे हैं इसको, और ग्रेटर नोएडा में एक शानदार हाई राइज बिल्डिंग में इसका शानदार ऑफिस बना दिया गया है। पहले जीके में हुआ करता था, जब डॉक्टर प्रणव राय इसको चलाते थे, रवीश, बरखा दत्त, ये सब लोग हुआ करते थे। तो अब तो सब कुछ बड़े लेवल पर हो रहा है, तो घाटे में कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा देखिए तो सही। अब मुझसे बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, क्योंकि मैं कोई फाइनेंस का पत्रकार तो हूं नहीं। तो मैंने उसे एआई के माध्यम से उसको रीड किया और मैंने जेमिनाई को वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी और उसे ये बताया कि भाई ये बताओ कि इसमें क्या दिखाया गया है। जिस कंपनी की ये रिपोर्ट है उसकी माली हालत के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती हुई नजर आ रही है। तो जानते हैं जेमिनाई ने मुझे क्या बताया? उन्होंने ये बताया, इसमें ये बताया, पूरी की पूरी मेरे पास डिकोड करके रखी हुई है। इसने ये बताया कि कंपनी के कुल खर्चों में सैलरी यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस और मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसमें लगातार ये कंपनी घाटे में, फायदे में नहीं बल्कि भारी घाटे में चल रही है। और इसमें जो रकम ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है, ब्रैकेट लगे हुए थे कुछ रकम पर, उसका सीधा सा मतलब होता है घाटा या नुकसान। और इस शीट के मुख्य आंकड़े जो सरल भाषा में, वो इस प्रकार से इन्होंने दिए। सबसे ताजा तिमाही जनवरी से मार्च 2026 तक, इसमें टोटल इनकम दिखाई गई है 15,055 लाख रुपए, लगभग 150 करोड़ रुपए। कुल खर्च दिखाए गए हैं, टोटल एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं 24,765 लाख रुपीज, यानी कि लगभग 247 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं कि आमदनी 150 करोड़ रुपए और खर्चे 247 करोड़ रुपए। यह एनडीटीवी की स्थिति है, यानी कि नेट लॉस है 98.57 करोड़ का। सरल शब्दों में इसे कह सकते हैं कि इन 3 महीनों में कंपनी ने जितना पैसा कमाया उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, इसलिए उन्हें लगभग 98.57 करोड़ का घाटा हुआ। अडानी जी के लिए कोई बड़ा घाटा नहीं है, वो ऐसा घाटा और 4 क्वार्टरली में भी झेल सकते हैं। लेकिन जो एनडीटीवी की टीम है, मैनेजमेंट टीम है, मार्केटिंग टीम है, जो एडवर्टीजमेंट्स बुक करते हैं, इवन एडिटोरियल टीम जो कंटेंट तैयार करती है, वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी तो जान लेना आवश्यक है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का जो इसका हाल है, इस शीट में जो लिखा गया है, शुद्ध घाटा लगभग 323 करोड़ रुपए का है पिछले 1 साल का, इस साल अप्रैल का, पिछले साल मार्च से इस साल अप्रैल तक का। और कंपनी की हालत बेहद खराब चल रही है। मैंने फिर इसमें और रिसर्च करने की कोशिश की कि देखते हैं इसमें क्या चल रहा है।
तो इसमें पता लगा जो कर्मचारियों की सैलरी है वो लगभग 45.89 CR यानी कि 45.89 करोड़ रुपए है। जैसे कि मार्केटिंग और प्रमोशन का जो खर्चा है वो लगभग 62.72 करोड़ रुपए है। यानी कि इस तिमाही का कंपनी का कुल खर्च 247.65 करोड़ रुपए था, जिसमें से लगभग 108 करोड़ रुपए सिर्फ सैलरी और मार्केटिंग पर खर्च हुए। यानी कि मार्केटिंग और प्रमोशन पर 62 करोड़ रुपए और सैलरी पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 से मार्च 2026 तक लगभग 185 करोड़ रुपए सैलरी पर खर्च किए गए और 243 करोड़ रुपए मार्केटिंग और प्रमोशन पर। एनडीटीवी की मार्केटिंग प्रमोशन, भाई आपको तो मार्केटिंग और प्रमोशन दूसरे प्रोडक्ट्स की करनी चाहिए, आप एनडीटीवी की इतनी मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? एनडीटीवी के ऐड छपवा रहे हो, दूसरे चैनल्स पर दिखा रहे हो, क्या आईपीएल में दिखा रहे हो? भाई कहां दिखा रहे हो? इतना भारी खर्चा कैसे चल रहा है? और इसमें यह भी बताया गया है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी से भी ज्यादा पैसा विज्ञापन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन पर खर्च कर रही है। इसमें यह बताया गया सबसे बड़ा जो खर्च है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, यह सबसे ज्यादा है। यानी कि कार्यक्रम बनाने के ऊपर जो खर्च किया जाता है। मैं बताता हूं कि कैसे। आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को आप स्टूडियो में शूट करते हैं। कोई प्रोग्राम आप 5 स्टार होटल में जाकर के शूट करते हैं, कोई सेमिनार आप करा रहे हैं, किसी को आप जाकर कश्मीर में डल झील के किनारे शूट कर रहे हैं, उसके खर्चे अलग हो जाते हैं। दूसरे, आप कोई कार्यक्रम करा रहे हैं, उसमें आप गेस्ट बुला रहे हैं जो पैनलिस्ट हैं। कुछ पैनलिस्ट ऐसे हैं वो 5,000 रुपए 1 घंटे के लेते हैं, कुछ पैनलिस्ट ऐसे 10,000 लेंगे, कोई हो सकता है कि 1 लाख रुपए भी लेता हो। ये आपको देखना है कि आप कौन से पैनलिस्ट को बुला रहे हो और जो आपके दर्शक हैं वो किन पैनलिस्ट को सुनना चाहते हैं। ये सारा का सारा निर्भर करता है जो आपकी एडिटोरियल टीम होती है। और एडिटोरियल की टीम, जहां तक मैं जानता हूं कि जो संपादकीय पक्ष है इसका, जो मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट है, वो राहुल कंवल के पास है। राहुल कंवल लगभग 10-12 साल तक इंडिया टुडे में रहे। इंडिया टुडे, जिसका नाम पहले हेडलाइंस टुडे रहा करता था, उसमें उन्होंने शुरुआत की थी। उससे पहले शायद जी न्यूज में हुआ करते थे, मुझे पता नहीं, मैंने तो हेडलाइंस टुडे में देखा था 10-12 साल पहले। और फिर वो लंबे समय तक इंडिया टुडे इंग्लिश में रहे। और राहुल कंवल एक दोयम दर्जे के पत्रकार हैं, कायदे से पत्रकार तो है नहीं, न्यूज एंकर हैं। उनकी पॉलिटिकल जो सेंस है वो इतनी सी है, चूहे जैसी। और उन्हें एक बड़ा बैनर मिला हुआ था इंडिया टुडे जैसा, तो उसमें वो लग रहा था कि बहुत बड़े स्टार हैं। जब वो बैठते थे तो साथ में राजदीप सरदेसाई जैसे सीनियर पत्रकार बैठा करते थे, तो ऐसा लगता था कि राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो लोगों को मजा आता था। लेकिन यहां पर राहुल कंवल को अब अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। सामने कोई बड़ा चेहरा दूसरा है नहीं पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला, तो ऐसे में राहुल कंवल बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। उनका प्रोग्राम देखने का मन नहीं करता। अभी मैं कल एग्जिट पोल देख रहा था एनडीटीवी के, तो उनके पैनल में 2 लोगों के नाम मैं विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगा। उसमें बैठे हुए थे सतीश के सिंह, जो पहले जी न्यूज वगैरह में रहे हैं, अब तो रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, उनकी 70 साल के हो रहे होंगे। और आज की तारीख में बिल्कुल वेले हैं, कोई उन्हें अपने चैनल पर बुलाता नहीं। सत्य हिंदी वाले जो आशुतोष का यूट्यूब चैनल है, उस पर वो फ्री में चले जाया करते थे, लेकिन उन्होंने बुलाना बंद कर दिया उनको। नंबर 1 मोदी विरोधी, सुबह शाम उठते हुए मोदी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना। और आप उनके पुराने वीडियो देख लीजिए, जिस भी चैनल पर वो जाते थे हमेशा मोदी और बीजेपी के खिलाफ ही बोलते थे। वो इनके पैनल में बैठे हुए थे सतीश के सिंह। जी हां, एनडीटीवी के पैनल में बैठे हुए थे सतीश के सिंह। और कौन बैठे हुए देखे मैंने? और मैंने बैठे हुए देखे वीर सांघवी। वीर सांघवी के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है। वीर सांघवी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे हैं और कहा जाता है कि इस देश में सबसे कम उम्र के संपादक थे। 28-30 साल की उम्र में विदेश से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आए थे और सीधे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बना दिए थे बिरला साहब ने। बड़ा नाम था वीर सांघवी का। जीरो है पॉलिटिकल सेंस वीर सांघवी की। पूरी तरह से कांग्रेसी मानसिकता से त्रस्त रहे हैं।
बीजेपी के धुर विरोधी हैं। बरखा दत्ता का जो यूट्यूब चैनल है द मोजो स्टोरी, उस पर जाया करते थे। मैं उन्हें जब भी सुना हमेशा नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करना, भारत सरकार की विदेश नीति की, आर्थिक नीतियों की आलोचना करना, यह उनका काम रहा है। वीर संघवी का लेख भी लिखते थे तो भी ऐसे ही लिखते थे। इंडियन एक्सप्रेस या दूसरे अखबारों में जहां भी उनके लेख छपते थे, हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ लिखते थे। पुराने समय में जब रवीश कुमार और डॉक्टर प्रणव राय चलाते थे एनडीटीवी को, उस समय वो रेगुलर पार्ट थे एनडीटीवी का। उनका एक टॉक शो भी हुआ करता था, डिबेट का भी हिस्सा होते थे, एनालिसिस में भी आया करते थे, और वही वामपंथी कांग्रेसी एजेंडा, एंटी मोदी, उनको बैठाया हुआ था राहुल कंवल ने। मेरे ध्यान है कल के एग्जिट पोल जब चल रहे थे, शिव अरूर कुछ बोलना चाह रहे थे, शिव अरूर को टोक करके राहुल कंवल ने कहा कि पहले वीर सांघवी को सुनते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वीर सांघवी ने क्या कहा, ना मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी। मेरे कहने का दोस्तों सीधा सा मतलब यही है कि भाई अडानी जी ने तो पैसा खर्च कर दिया, आपको चैनल बनाकर दे दिया। अडानी जी ने, मेरे ध्यान है उस समय गौतम अडानी ने इंटरव्यू दिए थे, कई चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे, आपकी अदालत में भी आए थे वो उस समय। और जब उनसे यह पूछा जाता था कि भाई आपने एनडीटीवी को खरीदा है, आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जैसे कि अल जजीरा जो इंटरनेशनल लेवल को खबरें को कवर करता है, बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करता है अपने प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मैं इस प्रकार का चैनल ग्रुप अपना बनाना चाहता हूं। लेकिन उस चैनल को चलाने के लिए आपको राहुल कंवल जैसे दोयम दर्जे के अधिकारियों को रखने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो डुबो देंगे चैनल को। जब राहुल कंवल इंडिया टुडे छोड़कर आए थे तब मैंने वीडियो ये बनाया था कि ये गलती कर रहा है एनडीटीवी का जो मैनेजमेंट है राहुल कंवल पर इतना भरोसा करके। शिव अरूर आए थे, आदित्य कोल आए थे, जिनकी कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दों पर बढ़िया पकड़ है। ऑपरेशन सिंदूर में दोनों ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की थी, बढ़िया रिपोर्टिंग की थी। पहलगाम की बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हुई थी एनडीटीवी पर, मैंने तारीफ भी की थी उसमें। लेकिन आप पूरा का पूरा सिस्टम राहुल कंवल जैसे दोयम दर्जे के पत्रकार एंकर के ऊपर छोड़ देंगे, जिनकी एडिटोरियल सेंस, पॉलिटिकल सेंस जीरो है, तो कैसे आपका चैनल चलेगा। यही आंकड़े आएंगे जिस तरीके से घाटा हो रहा है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो अडानी जी को जरूर दिखाइए और उन्हें बताइए कि भाई आपका चैनल बर्बाद हो रहा है। आप जो चैनल बनाना चाहते थे, आपका चैनल वो नहीं बन रहा है, ये किसी और दिशा में जा रहा है। और देखिए एक स्थिति ऐसी आती है, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कब तक वो घाटा सहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा, मैंने भी 30 साल पत्रकारिता में गुजारे हैं। बहुत सारे लोगों ने नए नए अखबार शुरू किए, नए नए चैनल शुरू किए। शुरू में पैसा सब खोल कर लगाते हैं कि भाई शुरू में तो पैसा लगाना ही पड़ता है, ये सोचते हैं। अगर आप कपड़े की दुकान भी खोलते हैं, वहां भी आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, तब कहीं 2-4 साल बाद प्रॉफिट आने लगता है। लेकिन जिस तरीके से काम मैं देख रहा हूं कि एनडीटीवी में हो रहा है, कभी प्रॉफिट में नहीं आएगा एनडीटीवी। वीर सांघवी और सतीश के सिंह जैसे घटिया लोगों को आप अपने पैनल का हिस्सा बनाएंगे तो आप न 3 में रहेंगे न 13 में। राहुल कंवल शायद ये सोचते होंगे कि मोदी विरोधियों को बुलाने से आपके चैनल पर, एनडीटीवी पर गोदी मीडिया का ठप्पा नहीं लगेगा। आपके चैनल पर गोदी मीडिया का ठप्पा पहले दिल से ही लगा हुआ है, जब से इसे गौतम अडानी ने खरीदा है। अब आप अपने आप को ट्राई टू बी बैलेंस, आप बैलेंस बनने की जो कोशिश दिखा रहे हैं ना, उस बैलेंस बनने की कोशिश में आप इस चैनल को गड्ढे में ले जा रहे हैं। ना आप 3 में रहेंगे, ना आप 13 में रहेंगे, ना आप विरोधी मीडिया रहेंगे, ना आप गोदी मीडिया रहेंगे, और चैनल का भट्टा बैठ जाएगा अलग से। अभी तो अडानी जी खर्च कर रहे हैं पैसा, हो सकता है कि 1-2 साल और करें, लेकिन एक समय वो भी आएगा जब हर चीज की समीक्षा होगी और यह भी देखा जाएगा कि इसकी क्या वजह है। मार्केटिंग टीम जो एड बुक करती है चैनल के लिए, विज्ञापन लाती है, राजस्व लाती है, वो भी तो तभी लेकर के आएगी जब आपका एडिटोरियल कंटेंट बढ़िया होगा, आपके पास बढ़िया इंटरव्यूज आएंगे, बढ़िया शो होंगे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लेकर के आएंगे, अच्छे अच्छे पैनलिस्ट को एक नई प्रकार की सोच से आप काम करेंगे, तभी तो ना आपका चैनल अच्छा होगा। आप एग्जिट पोल के दौरान देख लीजिए, एनडीटीवी जैसे चैनल पर आप बैठ जाइएगा, अभी 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, आप देखिए आप 10 मिनट में बोर हो जाएंगे अगर आपके पास ढंग के गेस्ट नहीं होंगे, ढंग के एंकर्स आपके पास नहीं होंगे। राहुल कंवल जैसे लोगों के भरोसे एनडीटीवी गड्ढे में ही जाने वाला है। और
वीर संघवी जैसे लोगों को इस चैनल पर बैठे देखकर, सतीश के सिंह जैसे लोगों को इस चैनल पर बैठे देखकर मुझे इसमें कहने में कतई भी गुरेज नहीं कि एनडीटीवी बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से तो जरा बताइए कि मैंने जो बातें कही वो सही हैं या गलत हैं। नमस्कार।